हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट की वीडियोस बनाने के लिए। और जो कुछ बीच में और एक वीडियो का सीरीज़ स्टार्ट किया था वो भी मैं अभी थोड़ा रोक रोक दिया हूँ। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और इतनी टफ ट्रेनिंग चल रही है कि मॉर्निंग टू नाइट और हिम्मत हिम्मत छोड़िए, टाइम ही नहीं बच रही है कि कुछ और किया जाए। फिर भी मैं कोशिश में हूँ, जैसे ही वक्त मिलता है तो कुछ ना कुछ करता हूँ। आज थोड़ा सा वक्त मिला है तो मैं एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, कॉल भी किया है। तो वो मुद्दा है WBCS के उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड कि आखिर यहाँ पे स्कोर कैसे किया जाए। लिख कर स्कोर किया जा सकता है बस, और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये लिखा कैसे जाए ये इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं इसी हवाले से और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास 38 दिन बचे हैं। अगर आज की डेट को मिलाया जाए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेंस एग्ज़ाम में 38 दिन बचे हुए हैं। इस 38 दिन को अगर आप टेक्निकली पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू ऑप्शनल आप 2 बार पढ़ सकते हैं, या शायद ज़्यादा मरतबा भी पढ़ जाएँ, बट मिनिमम 2 बार तो आप पढ़ ही सकते हैं। इस 38 दिन के अलावा भी एक और नया सर दर्द है, वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर के ऑप्शनल के बाद भी एक कंपलसरी पेपर होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिखना होता है। और फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने, जैसा कि डिक्लेयर किया, पैटर्न को चेंज करने की बात की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करती है तो आंसर फाइनली डिस्क्रिप्टिव ही हो जाना है। तो अब इस डिस्क्रिप्टिव होने के बाद दो बड़े चैलेंजेस आते हैं कि चलिए मैं दूसरे नंबर पे लिखते हैं व्हाट टू राइट, कि लिखना क्या है। और पहले नंबर पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कैसे लिखना है तो ये क्या लिखना है बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, लिखने के लिए जानना ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर लिखने आएगा तो आप कम पढ़कर भी बुनियादी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी अपनी बात को इलेबोरेटली समझा पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैं पूरी तरह से उर्दू नहीं बोल रहा हूँ। हरचंद के वीडियो उर्दू पे है, बट मैं मुकम्मल तौर पे उर्दू इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए कि डिस्क्रिप्टिव वे वाली जब बात कर रहा हूँ तो वो उर्दू वाले एज वेल एज नॉन उर्दू वाले जो भी इनको देख रहे हैं उन सब के लिए काम आएगा। फिर जब उर्दू की बात होगी तो देखा जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कॉलोकियल लैंग्वेज यूज़ करने का, जो आप आम तौर पे उर्दू इंग्लिश मिलाकर जैसे बात करते हैं मैं उसी लहजे में बात कर रहा हूँ, ताकि आपको बात मेरी ईजिली समझ में आए। तो अगर आपको मालूम हो जाए कि क्या लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं कैसे लिखना है। ये कैसे लिखना आपको सीखना आना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कहा गया विजिट टू अ ज़ू, एक टॉपिक दिया गया जिस पे आपको बोला गया कि एक पैराग्राफ लिखिए, विजिट टू अ ज़ू, चिड़िया खाना की सैर, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ होगा कैसे, या ऐसे जो भी आपको बोले, मुद्दा ये इतना है कि आपको लिखना है। तो अब लिखने के लिए लोग स्टार्ट करेंगे चिड़िया खाना ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, वेरी सिंपल। आपके मुद्दा चिड़िया खाना नहीं है, मुद्दा है विजिट, इसको समझिए। तो आपको जो इलेबोरेट करना है ये विजिट को बताना है कि ये विजिट कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहे, वगैरह वगैरह। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इस तरह लिखता। अच्छा, लिखने से पहले और एक चीज़ समझ लीजिए कि हर एक नई बात के लिए एक नया पैराग्राफ होता है, ये याद रखिएगा। आपकी एक बात कंप्लीट हो गई या उससे एसोसिएटेड कोई और बात है वो कंप्लीट हो गई तो एक नया पैराग्राफ। कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ मज़ीद की ज़रूरत होती है और आपको टॉपिक स्लाइड डिफरेंस के साथ लिखना पड़ता है, ओवरऑल एक ही जैसा रहेगा। मैं इसी जू वाले एग्जांपल में आपको दे देता हूँ उसकी मिसाल। तो आप नए पैराग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको खींचते ही चले। तो मान लीजिए कि मुझे चिड़िया खाना जाना है और यही मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये विजिट हुआ था तो पास्ट में हो चुका है। तो आप कब गए, कैसे गए, कितने लोग गए, कौन सी डेट में गए। और जाने में अगर आप सवारी बताते हैं तो वो भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पहला पैराग्राफ में सजाना है। फ़र्ज़ कीजिए मैं जा रहा हूँ, पिछले हफ्ते 16 तारीख को मैं और मेरे दोस्तों ने ये इरादा किया कि आइंदा 18 तारीख को हम चिड़ियाखाना घूमने जाएंगे। कौन सा चिड़ियाखाना? अलीपुर चिड़ियाखाना। अलीपुर चिड़ियाखाना जाने के लिए सबसे पहले एक बस बुक किया।
प्लान के मुताबिक हम लोगों ने सुबह 8 बजे बस में सवार होते हैं और 10 बजे के करीब हम अलीपुर चिड़ियाखाना पहुंच जाते हैं। चिड़ियाखाना पहुंचकर हम लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी बड़ी कोशिशें करी और उस भीड़ को कंट्रोल में रखा। बिलाखिर जब भीड़ भीड़ बढ़ती ही जा रही थी तो दो मजीद मोबाइल काउंटर बनाए गए, एक्स्ट्रा टिकट काउंटर बनाए गए ताकि लोगों को कतारों को कम किया जा सके। हमने भी ऐसे ही एक नए बने हुए टिकट काउंटर से टिकट लिया, 5 लोगों का टिकट, और हम चिड़ियाखाना में दाखिल हो गए। अब देखिए पहला पैराग्राफ यहीं कंप्लीट होता है। अगर इसको आप दो हिस्सा में बनाना चाहें तो बन सकता है। पहला ये कि आप कैसे पहुंचे, दूसरा ये कि जब पहुंचे तब क्या आपने नज़ारा देखा वहाँ। नया पैराग्राफ, जैसे ही हम दाखिल होते हैं हम लोगों ने इरादा किया था कि सबसे पहले अंदर जाके नाश्ता करेंगे। अगर 10 बजे तक पहुंचेंगे तो नाश्ता करेंगे, और 10 से पहले पहुंचे तो हम लोग घूमेंगे। चूँकि हमारे पहुंचने में 10 बज चुका था तो भूख भी लगी हुई थी, हम लोगों ने पहले नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चिड़ियाखाना जाने लगे। अब ये जो नाश्ता वाला पोर्शन अगर आप इसको ऐड करते तो ये पहला पैराग्राफ में आ जाएगा, और नहीं ऐड करते हैं तब दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने जानवरों वाले सेक्शन में जाने का इरादा किया। जब गुजर रहे थे तो सड़क के दाहिनी तरफ शेर का गुफा बना हुआ था। हम लोग सारे सारे लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे शेर की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो अपने गुफा में था। ये हमारे साथ हुस्न इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही हम पहुँचे शेर उसी वक्त अपनी गुफा से बाहर आया था, और उसके साथ एक शेरनी भी थी और एक छोटा बच्चा भी था। हम लोगों ने अपनी तरफ से तालियां बजाई और उसके मौजूदगी का मज़ा ले रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके ठीक पास में एक भालू के लिए गुंजाइश थी। थोड़ा और बढ़ेंगे, ऐसा कोई और जानवर। चलता रहा चलता रहा। अगर आपको पैराग्राफ लगता है बहुत लंबा हो रहा है, तोड़ दीजिए। ये तो वाइल्ड एनिमल था, फिर एक डोमेस्टिक एनिमल का भी हो सकता है, या फिर वाइल्ड में वो एनिमल हो सकते हैं जो शिकार नहीं करते हैं। घोड़ा हो सकता है और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, हिरन हो सकते हैं। इन सब जानवरों को एक तफसीली जायजा दीजिए। इसके बाद हम रेंगने वाले जानवरों के शोबे में गए, जहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ अकसाम के सांप देखे। कम व बेश 30 अलग अलग तरह के सांप वहाँ रखे हुए थे। 2-3 तरह के मगरमच्छ थे। एक्सप्लेन कीजिए उसको जैसा भी है। इसके बाद अब चिड़िया वाले में गए, फिर एक्सप्लेन कीजिए वहाँ पर चिड़िया। इस तरह करते करते आखिरी पैराग्राफ में 5 बज गया। हमारा इरादा तो नहीं था चिड़ियाखाना से आने का, क्योंकि हम इतना लुत्फ़अंदोज़ हो चुके थे कि दिल करा तो वहीं रहे। मौसम बहुत खुशगवार थी, लेकिन चूंकि चिड़ियाखाना की अथॉरिटीज़ ने ये कह दिया कि आपको निकलना पड़ेगा, तो हम मायूस दिल होते हुए लेकर शाम के 6 बजे चिड़ियाखाना से निकले और वापस उसी बस में बैठकर अपने घर को रवाना हो गए। अब देखिए बहुत सिंपल से तरीके से मैंने कोशिश करी है कि इसको बोलने की, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया होगा मे बी, बट आरास्ता करना क्या है वो बता रहा था। किस तरह से लिखा जाए, आपको हर एक बात को एक पैराग्राफ में लिखना है और बात को कॉन्सिक्वेंस में लिखना है, बस इतना ही करना है आपको। देखिए आपका पैराग्राफ ये जो भी आप लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग हैं, अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई होप कि आपके लिए ये कुछ हेल्प हो सकेगी कि किस तरह से लिखा जाए, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई। और भी आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा अपना तरीका था लिखने का, तो मैंने अपने तरीके से बात करी है। आमतौर पे कोई भी यही तरीका बताएगा। किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भी ये मालूम हो जाएगा यही तरीका है। अब बारी आती है क्या लिखना है। देखिए इसको पढ़ने के लिए मैं अपने हिसाब से कुछ बता रहा हूँ आपको। देखिए उर्दू बेसिकली दो हिस्सों में है, एक है प्रोज और एक है पोएट्री, नज्म और नसर। मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, तो वक्त कम है तो मैं ज़्यादा जो मेरे को सहूलत होगी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर दोबारा ट्रेनिंग में जाने का वक्त आ जाएगा। तो अब देखिए जब प्रोज की बात आती है तो यहाँ पर कुछ गिने चुने मुद्दे आते हैं। नंबर 1, उर्दू ज़ुबान। हिंद आरियाई ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, इन सब के बारे में कहानियाँ आएंगी। दूसरा, उर्दू ज़ुबान के साथ और एक आएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। तीसरा और एक आएगा, अ, दबिस्तान।
दबिस्तान उर्दू, दिल्ली है और लखनऊ है। ये तीन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, उर्दू की बात करें तो उर्दू बेसिकली दो हिस्से में बटा हुआ है, एक है प्रोज और एक है पोएट्री। बुनियादी तौर पर यही दो है। अब इस प्रोज में फिर फर्दर दो टुकड़ियाँ बनती हैं। पहला हिस्सा जो बनता है वो होता है उर्दू ज़ुबान के बारे में, उर्दू ज़ुबान और हिंद आर्याई ज़ुबान। और इसमें मुख्तलिफ तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वही चार पांच क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप थोड़ा भी याद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, याद करना पड़ेगा। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। और तीसरा जो इसमें एक मूवमेंट, एक जो सेक्शन है वो है स्कूल्स ऑफ उर्दू। दो स्कूल्स थे, दबिस्तान उर्दू और दबिस्तान लखनऊ। दोनों का बुनियादी कुछ फ़र्क है। अब इन चीज़ में अगर आप गौर करें तो उर्दू कॉमन है और ज़ुबान कॉमन है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दो तीन पैराग्राफ तो आराम से चला सकते हैं। जैसे मैं अक्सर लिखा करता था, मेरे क्लास 9 में मैंने पढ़ा था, उसको मैंने हमेशा यूज़ किया है। जहाँ कहीं ज़ुबान की बात आती है तो उर्दू ज़ुबान बेसिकली उसकी अपनी हिस्ट्री है, लेकिन कोई भी ज़ुबान अचानक से नहीं बनती है। ज़रूरत के हिसाब से ज़ुबान या एक लैंग्वेज वजूद में आती है। ऐसी ही ज़रूरत मुसलमानों के इंडिया में आने के बाद बनी थी। तो जिस तरह एक बीज से कूपन निकलता है, फिर वक्त के साथ रहते रहते ये कूपन छोटा सा कुछ पत्ते निकलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये पत्ते वाले छोटा सा कूपल जो था एक तनावर दरख्त की तरह एक शक्ल अख्तियार कर लेता है। कोई ज़ुबान इसी प्रिंसिपल के तहत अपनी नशोनुमा को पाती है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, फिर उसमें कुछ साजो सामान आरास्ता किए जाते हैं, उसके अल्फाज में शीरीनी भरी जाती है, जाज़बियत लाई जाती है, और इस तरह कर कर वो जो ज़ुबान है एक चाशनी वाली ज़ुबान बन जाती है। उर्दू इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मुसलमान फातह हिंद में जब दाखिल होते तब यहाँ की ज़ुबान या तो प्राकृत थी या संस्कृत थी, या यहाँ की जो लोकल ग्राउंड पे लोकल लेवल पे बोलने वाली ज़ुबानें थी। और मुसलमान जब आए थे तो या तो तुर्की बोल रहे थे या अरबी बोल रहे थे। अब ये दोनों के साथ मामला ये था कि ना यहाँ के लोग उनकी ज़ुबान समझ पा रहे हैं और ना वो यहाँ की ज़ुबान समझ पा रहे हैं। तो ये बाहमी मेल जोल के वजह से एक नई ज़ुबान वजूद में आती है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने काबिलियत साबित करने को तैयार होती है। शुरू में जो सक्का लोग थे, आला दर्जा के लोग, सक्का एक वर्ड है, ये वर्ड अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से गुरेज करते थे क्योंकि आम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। इसको उस वक्त रेख्ता कहा जाता था। रेख्ता का मतलब होता है गड़ी पड़ी ज़ुबान। ठीक है। तो जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो ये ज़ुबान बोलना पसंद नहीं करते थे। जैसे आज की डेट में कोई उर्दू बोलना पसंद नहीं करता है, अक्सर लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना है, इसी तरह का। लेकिन बाद में जब इसमें कुछ लज्जत पाई गई और उन लोगों ने देखा कि अब अवाम की जुबान जुबान जो है वो उर्दू हो चुकी है, तो मजबूरन उर्दू को अपनाना पड़ा। देखिए, इतना तो आप किसी भी इन तीनों में कोई भी टॉपिक अगर तो लिख सकते हैं, उसके बाद इनके बारे में लिखिए। अब फोर्ट विलियम कॉलेज को इसी को एनहांस करके चलिए। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जुबान जो है वो उर्दू है। भले मुगलों की सरकारी जुबान फारसी थी, लेकिन आम जुबान जो थी उर्दू थी। इवन बहादुर शाह जफर के वक्त में भी वो शायरी उर्दू में करते थे। तो अंग्रेज़ों ने आते के संग इस चीज़ को समझा कि अगर यहाँ पे अपने पैर जमाने हैं तो यहाँ की जो आम जुबान है उसको उसका दामन पकड़ना पड़ेगा। और उंगली पकड़ते ही इन लोगों ने उर्दू का पहुंचा पकड़ लिया। और इस तरह से इनकी रसाई बादशाहों और नवाबों के दरबार में बड़ी आसानी से हो गई, क्योंकि जुबान जानते थे ना। अब ये जुबान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते दिल्ली और लखनऊ के दो दबिस्तान में बदल गई। बदलने की वजह भी थी। दिल्ली एक्चुअली कल्चर था, जब बाहर से जुबान आई थी तो दिल्ली वॉज द सेंटर। 1857 के बाद सारे अदबा या तो मर चुके थे या शिफ्ट कर गए दूसरी दूसरी तरफ, क्योंकि बादशाहत खत्म हो गई थी, दिल्ली लुटी लुटाई पड़ी हुई थी। और ये लोग भाग कर आ गए लखनऊ में।
तो जो नया सेंटर बना उर्दू का वो लखनऊ बना, और यहाँ के अपने एक कल्चर थे जिसकी वजह से यहाँ की ज़ुबान पर उस कल्चर का इफेक्ट पड़ा, और इसकी वजह से लखनऊ भी एक स्कूल बना। अब दोनों में बेसिक बुनियादी फ़र्क अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो स्कूल है उसमें नफासत बहुत ज़्यादा थी, तसव्वुफ़ था, रंगरलियाँ कम थी, रोमानी कम था, उरियानी कम थी, और थोड़ा फ़लसफ़ाना तर्ज पर भी था। अक्सर लोग अपने एक्सपीरियंस को लिख रहे थे इसमें, अपने खुशियाँ, अपने गम, अपने दुख। महबूब की बात होती थी लेकिन अक्सर महबूब हकीकी यहाँ पे मुराद होते थे। लेकिन यही चीज़ जब लखनऊ में हुआ तो लखनऊ चकाचौंध, अय्याशी में परेशान। वहाँ पे मुशायरे जो है वो रोमानी शायरी के ऊपर हो रहे हैं, औरतों के हुस्न के ऊपर हो रहे हैं, नंगापन आम था, और इन सब चीज़ों का असर वहाँ की ज़ुबान पर भी पड़ा। तो ये जो बुनियादी डिफरेंस है यही दो स्कूल ऑफ उर्दू है। अब फोर्ट विलियम क्या कर रहा है इसमें, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो क्लर्क्स चाहिए, जो ऑफिसर्स चाहिए, वो इंडियन ही होंगे तो बेटर होगा, बट हम इंडियन को रखना नहीं चाह रहे। लोअर पोस्ट पे रखेंगे तो ठीक है, ऑफिसर बनाना नहीं चाहते थे उनको, तो ये ऑफिसर नहीं बनाने के लिए हमको ऑफिसर कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो हम अपने लोगों को ऑफिसर बनाएंगे। अब ये अपने लोग जब ऑफिसर बनकर आएंगे तो उनको तो जुबान सीखनी पड़ेगी क्योंकि लोकल लैंग्वेज की जुबान है। तो फिर कहा गया कि किसी एक आदमी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए जो ये काम करे, और ये आदमी का नाम था जॉन गिलक्रिस्ट। उर्दू के बहुत बड़े शायर, इतने बड़े शायर कि उस वक्त के बड़े बड़े अदबा भी जो है इनकी उर्दू के डंका मानते थे। इन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसी कोई किताब ही नहीं है जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं उर्दू जुबान। तो फिर ज़रूरत पड़ी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो किताबें लिखे। नई किताबें लिखी जानी पॉसिबल नहीं थी, तो जो भी उर्दू और अरबी और फारसी की जो किताबें थी, बिलखुसूस अलिफ लैला जैसी किताबें, उन सबको ट्रांसलेशन करवाया गया उर्दू में। और इंडिया से जहाँ जहाँ से अदबा का पता लगा सबको नए तरीके से लिखवाने की कोशिश करेगी। जॉन लंडन ने इस जिम्मेदारी को बड़े जॉन गिलक्रिस्ट ने इस जिम्मेदारी को बड़ी खूबसूरती से निभाया, और फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया, उर्दू की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार निभाया। इसमें एक नाम तो मीर अमन देवलवी आपके सिलेबस के भी है। मैं हर चीज़ को ब्रीफ बोल रहा हूँ, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको दो हिस्से में तोड़ दूंगा, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात करनी है और आपको लिखना है। दूसरा सेक्शन जो प्रोज का आएगा वो क्या आएगा, देखिए अभी मैंने एक नाम लिखा था, नाम बोला था आपको, मीर अमन दहलवी, ठीक है, किस्सा किस्सा चहार दरवेज, सफ़ेद खून, उसके बाद आएगा लाजवंती, और एक और है तौबा तेग सिंह। इन मजमून का क्रिटिक बैकग्राउंड बताना है और इनके राइटर्स के बारे में बताना, ये दो चीज़ें होंगी। अब चाहे आप पोइट्री में आ जाए तो भी और पोएम में आ जाए तो भी होना यही चीज़ है। आते हैं थोड़ा पोइट्री में। पोइट्री में क्या होगा, पोइट्री में भी दो हिस्से बनेंगे। एक बनेगा बेसिकली गज़ल का, मरसिया, मसनवी, ये एक सेक्शन मैं अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ, एक सेक्शन बनेगा। अब मरसिया में सिर्फ दो नाम है जहाँ तक मुझे याद है, मीर अनीस है और शायद दबीर थे। दोनों के लिखने का तरीका अलग था, एक नज़र पड़िए, बेसिक डिफरेंस जो है वो जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दोनों की कहानी से हमें मर्ज़ी यही तो लिखना है। आप सोचिएगा नहीं हर एक जुमला जो है अलग अलग करके लिखता रहें तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। मसनवी क्या है, कहा किसी भी कहानी को आपको नज्म की सूरत में लिखने को मसनवी कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम तो वैसे भी दया शंकर नसीम का आता है, बट आपके एग्जाम में जो आएगा वो है सहरुल बयान। अब सहरुल बयान का किस्सा क्या है, लखनऊ की कल्चर जो था वो आप पढ़े थे, यहीं पे जोड़ दीजिए। एक राजकुमारी होती है, एक शहजादा होता है, एक राजा होता है जिसको औलाद नहीं होती है, और उसको एक जो बादशाह के जो पंडित वगैरह होते हैं, नजूमी,
वो उनको बोलते कि एक बच्चे की बशारत होगी, लेकिन फलां एक एज तक उस बच्चे को बचा के रखना पड़ेगा, वरना वो बच्चा शायद मर जाएगा, ऐसा कुछ एक था। मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरे पास बुक भी नहीं है कि मैं रिवीजन कर सकूँ। जो याद है मैं एक छोटी सी कहानी। अब इससे बचने के लिए उस राजा ने उसको हर तरह की सहूलत दी, और उसको घर में ही एक तरह का कैदी बना कर रख दिया सारी सहूलतों के साथ। बट किसी तरह वो लड़का बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही एक बाग में जाता है, और वहाँ पे एक शहजादी को देखता है जो अपनी सहेलियों के साथ नाच गा रही थी, और उसको उसी से इश्क हो जाता है। इसमें एक परी जो है वो शहजादे पे फरिश्ता हो जाती है, और उसको बुरा लगता है शहजादे को किडनैप कर। उसने उस शहजादी को किडनैप किया, और शहजादा, ताकि वो शहजादा उस शहजादी को भूल जाए और उससे करीब आ जाए। इसमें और एक कैरेक्टर होती है प्रोबेबली महापारा, जो शहजादी की दोस्त होती है, वजीर की बेटी होती है। उसने अपने जहन को दौड़ाया, और शायद भेद बदल कर वो दस्तो शहरा खाक कर उस लड़की का पता लगाती है कि कुएं में बंद है, और उसको बचाकर वापस लेके चली जाती है। यह है बुनियादी कहानी। क्रिटिक क्या है, इससे पता क्या लगा? इससे पता लगा शहजादी जो है न पढ़ना लिखना जानती है, न उसको अपनी समझ है, यानी अय्याशी का दौर है, इल्म से दूर है, रंगरलिया बहुत आम है, तभी तो वो आराम से बाग में घूम रही है। शहजादा को उसका हुस्न पसंद आ रहा है, मतलब बेपर्दगी चल रही है यहाँ पर। शहजादा, माफ कीजिएगा, शहजादी को कैद नहीं करता है, परी शहजादे को ले उड़ जाती है। शहजादा कुएं में बैठ के रोता रहता है जहाँ उसको कैद किया जाता है। पता क्या लगा? बेबस है, लखनऊ का आखिरी दौर, बेबसी का चल रहा था। कदर के बाद ताकत कहाँ रहती है किसी मुस्लिम या किसी हाकिम के पास? तो ये उस दौर की बेबसी दिखा रहा है कि शहजादा बजाय अपनी जान बचाने के लिए, वहां से भागने के लिए, अपने आप पे मातम कर रहा है, रो रहा है कि कहाँ फंस गया। शहजादी भी उसी तरह से है, खुद कुछ नहीं कर रही है, परेशान है बस। वहीं वजीर है जिसकी बेटी बहुत समझदार है। तो हर एक एक्टिविटी से आपको एक इंफॉर्मेशन निकालना है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप सेंट्रल पॉइंट पकड़ के पढ़िए, देखिए आपकी कहानी बड़ी आसान हो जाएगी, आपको लिखना आसान हो जाएगा। सेंट्रल पॉइंट। बहरहाल इस पोएट्री का दूसरा हिस्सा एक है जो आपको रटना पड़ेगा इसमें, जैसे एक है मस्जिद एक करतबा। इसी तरह का एक और है आपका एक लड़का। मस्जिद करतबा आपको रटना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है। इसके 7 या 8 पैराग्राफ हैं, बंद है। हर एक बंद में अलग अलग कहानी है, एक सेंट्रल पॉइंट है। आप उसको पढ़ें, उस सेंट्रल पॉइंट के बेसिस पे आपको रटना पड़ेगा। रही बात एक लड़का की, तो ये अख्तरुल बयान की कहानी है। अख्तरुल बयान, ये एक लड़का नज्म, मैंने तो पूरी नज्म पढ़ ली थी क्योंकि मेरे को कहीं से कुछ मिला था नहीं, नोट्स वगैरह था नहीं, तो मैंने हर चीज़ को पढ़कर करने की कोशिश की। एक लड़का, मैंने नज्म पढ़ी थी, और नज्म पढ़ के ये समझ में आया कि दरअसल अख्तरुल बयान अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। फिर मैंने उनका एक दो इंटरव्यू वगैरह देखा, उनकी वाइफ का, जो भी कुछ अवेलेबल था, वहाँ से एक स्टोरी बनाई। उस स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अख्तरुल बयान फिल्मों में डायलॉग लिखा करते थे, आपने सुना होगा। एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, अख्तरुल बयान ने लिखा था। और बहुत सारे इस तरह के डायलॉग्स लिखे थे। तो फिर शायरी में उनका नाम बड़ा क्यों हो गया, डायलॉग में हम लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शायरी अपने लिए करते हैं, और फिल्मों में डायलॉग लिखते हैं वो अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसलिए उन्होंने फिल्मों में कभी गाना नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ शायरी अपने लिए करी है। और एक वक्त था जब ये घोस्ट राइटर के तौर पे काम कर रहे थे। घोस्ट राइटर बोलते हैं उसको, जो किसी और को अपना काम इस्तेमाल करने देते हैं अपने नाम, उसके नाम के साथ। मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक नज्म लिखी है, और कोई और बोल रहा है कि ये नज्म उसने लिखी है, और सारे महफिल वो उसको पढ़कर सुना रहा है कि ये उसकी क्रिएशन है, शाकाहारी है। तो इसको बोलते हैं घोस्ट राइटर। मैं हो गया उसके इसमें घोस्ट राइटर। ये काम तो करना पड़ा। एक लड़का नज्म में लिखा है, कभी अपना ही नगमा दूसरों का कह कह के सुनाना है, ये इसी चीज की निशानी है। इसका मतलब एक लड़का असल में कुछ नहीं है, अख्तरुल ईमान की बायोग्राफी है। एक बार उसको पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। मसनवी सहरुल बयान इसी तरह का है। अब इन दोनों चीजों में आप एक चीज देखिए कि हम असल में किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में अपना जो जायजा है वो बता रहे हैं। जायजा किसको बोलते हैं?
क्रिटिक। अब यही शुरू होता है आपका असल खेल, क्रिटिक। एक जायजा लेना है, चाहे पोएम हो या प्रोज हो। इस जायजा को लेने के लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी पहले। एक है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक। और दूसरा है मुकदमा शेर व शायरी, हाल ही की लिखी हुई है। अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते ना, आपको ये क्रिटिक लिखने का हुनर बड़ा आराम से मिल जाएगा। एक मुकदमा शेर व शायरी में क्या क्या लगेगा, एक शायर किस तरह से शायरी करता है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में लिखा गया है। एक एक शेर के लिए वो क्या मेहनत करता है, कितनी सोचता है, ये सारी बातें कही गई है। उनका अपना एक नजरिया भी कि उन्होंने गजल को क्या कहा है, हम उसको गजल को क्या समझते हैं। अब ये सारी बातें चल रही है क्रिटिक पे। तरक्की पसंद तहरीक क्या थी कि 1935 में सज्जाद हैदर ने ये सोचा कि जब सारी दुनिया लड़ रही है अपनी अपने लिए, अपने अपने रिसोर्स के लिए लड़ रही है, तो इन सारी लड़ाई में एक तबका ऐसा भी है जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और वो और उन जैसे जितने भी उस वक्त के हम सोच वाले लोग थे, उन लोगों ने बैठकर एक तरक्की पसंद तहरीक चलाई और इंडिया के तमाम शोरा और अदबा को दावत दी, जिसकी पहली सदारत मुंशी प्रेमचंद जी ने करी थी। और ये कहा कि अब से हम अपनी शायरी में इन मुद्दों को उठाएंगे। हमारा हीरो को राजा और रानी और शहजादा नहीं होगा, बल्कि हमारी नज़मों और हमारे शेरों और हमारी कहानियों, किस्सों और ड्रामों का हीरो जो होगा वो किसान होगा। और इसी के बाद अक्सर मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसान और उनके हालात को लिखा। पहले भी लिखते थे, बट इसके बाद उनका मुद्दा बदल गया। इसके बाद उन्होंने उर्दू में भी लिखना शुरू किया, और इस वक्त उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा था। उसके पहले वो रघुपत राय के नाम से लिखा करते थे, जो हिंदी में लिखते थे। तो मुद्दा समझ में आ गया कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जो है वो असल में एक ही तरह की बात कर रहा है। सोशलिस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं। अक्सर नाम आपको शोरा अदबा जो आपके सिलेबस में है इसी दौर के हैं। अब आपकी बात करेंगे शायर की, तो मान लीजिए गालिब और मीर की बात करें, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स के मूवमेंट के पहले का है। उसी तरह फैज़ अहमद फैज़, या आपका कैफी आजमी, सरदार जाफरी, या अभी मैंने नाम लिया अख्तरुल ईमान, इन सब की बात अगर करें, ये सब तरक्की पसंद मूवमेंट का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सब की कहानी में, इन सब के क्रिटिक में, इनकी नज्मों में ये वाला जो उनसुर है ना, ये भरपेट मिलेगा, आपको भरा हुआ मिलेगा। आपका आधा काम वही आसान हो गया। एक लड़का में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए एक लड़का अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए इनके काम को देखेंगे तो इन्हीं तरह का था। साहिर लुधियानवी, इन लोग की शुरुआती शायरी को आप पढ़िए, फैज अहमद फैज सबकी पढ़िए, मीरा जी, इन सब का कलाम इन्हीं इर्द गिर्द में घूम रहा है। तो आपका एक कैटेगरी और आसान होगी। अब थोड़ा बात करते हैं कि क्रिटिक होता क्या है। क्रिटिक का मतलब होता है सीधा भाषा में जायजा लेना। अब ये जायजा लेने के लिए कैसा जायजा बोलेगा? तनकीदी जायजा। ठीक है, क्रिटिक को बोलते हैं तनकीदी जायजा लेना। ये जायजा लेने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको जानना, जो आदमी इस जिस मान लीजिए, या तो आपको अपना नज़रिया बोलना है या किसी और का ख्याल इसके मौजू के हवाले से बोलना है। तो अगर आप भी बोल रहे हैं तो आप उस आदमी के बारे में अपनी एक राय रखते होंगे, तो उसके बारे में जो भी बात बोलेंगे वो उसकी राय के तहत आप कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए शाहरुख खान की कोई बात करता है, तो शाहरुख खान को कोई अच्छा मानता होगा और कोई बुरा मानता होगा। तो जो अच्छा मानेगा वो शाहरुख खान की हर बात को अच्छाई की तरह बयान करेगा, उसे किसी भी बात को बुरा नहीं, बुरा बोलेगा भी तो घुमा फिरा के वो अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और जो शाहरुख खान को बुरा मानता है वो उसकी अच्छी बात को भी बुरा बोलेगा। तो यहाँ पर जो भी बोल रहा है उसके बारे में एक बार जान लीजिए कि वो या तो प्रोग्रेसिव राइटर्स माइंड का था या न्यूट्रल माइंड का था या कुछ और था। इतना
आप जान जाएंगे तो आपका आधा से आधा काम वही बन जाएगा। और अब जाके आप पढ़िए उस नज्म को, देखिए उसमें इसी आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर आपको किसी को जानना है तो उसके बारे में क्या क्या जानना पड़ेगा, उस आदमी का अपना नेचर जानना पड़ेगा, वो आदमी पढ़ाई कब किया, कहाँ किया, किस दौर में रहा, वो जानना पड़ेगा, और उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या थी वो जानना पड़ेगा। आइडियोलॉजी मतलब या तो वो यूजुअल है या नॉर्मल, न्यूट्रल जिसको बात करते हैं, या फिर वो प्रोग्रेसिव है, कोई तरक्की पसंद से जुड़ा हुआ। अगर ये प्रोग्रेसिव है तो इसकी अक्सर बातें कहाँ होंगी, सोशलिस्ट टाइप की होंगी, क्रिटिसिज्म भी उसी तरह का होगा। तो अगर आपको उर्दू में मार्क्स उठाना है ऑप्शनल में, तो याद रखिए आपको बस पढ़ना इसी तरह है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। बुनियादी तौर पर जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़िए और सजा के लिखते रहिए। सफ़ेद खून, लाजवंती, तौबा टेक सिंह, अभी मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता। तौबा टेक सिंह असल में पार्टीशन में कोशिश कर रहा हूँ कर देने का। सफ़ेद खून एक कहानी है, एक बाप की, जो राजा होता है उसकी तीन बेटियां होती है, तीनों को अपनी सल्तनत देना चाहता है। दो बेटियों से पूछता है कि तुम बताओ तुम मेरे से कितनी मोहब्बत करती हो, तो वो अपने जो भी इलान तान और अल्काब जोड़कर बाप को बहुत खुश करने वाली चापलूसी वाली बात करते हैं। तीसरी बेटी बड़ी साफ सुथरे अल्फाज में कह देती है कि उतना ही जितना एक बेटी को अपने बाप से प्यार करना चाहिए उतना ही प्यार करता है। वो बाप को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उसको बेदखल कर देता है। नतीजा ये होता है कि बीच में कुछ साजिशें रची जाती हैं और राजा को बिलाखिर वही बेटी मदद करती है जो बेदखल हुई रहती है। लाजवंती एक किस्सा है पाकिस्तान बनने के वक्त का कहानी, जिस वक्त औरतों को भी किडनैप किया गया था। लाशें तो बह रही थी, ट्रेन में लाशें आती थी, तो औरतों को भी किडनैप किया। उधर की औरतों के साथ बदसलूकी और बेअदबी की गई इस तरफ, और इधर की औरतों के साथ उस तरफ, सिर्फ धर्म के नाम पे। तो लाजवंती ऐसी एक गांव की लड़की थी जिसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ था। वो उसको मारता भी था और फिर मनाता भी था, और ये मान भी जाती थी क्योंकि उसको यही सब अच्छा लगता था। उसका हस्बैंड खुश रहे, बस उसकी मंजिल यही थी। फिर भी पार्टीशन के बाद उसको किडनैप करके या वो किसी तरह से पाकिस्तान चली जाती है। इसका हस्बैंड यहाँ पे एक तहरीक चलाता है, दिल में बसाओ तहरीक, शायद यही नाम था, कि जो औरतें वापस आ रही हैं उनको अपने घर में जगह दीजिए। वो उनकी गलती नहीं थी कि वो पाकिस्तान चली गई थी या उनके साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन लोग अपना नहीं रहे थे, तो ये तहरीक चला रहा था। इसी में लाजवंती की उसको दुख भी थी, दुख भी था उसको कि लाजवंती मेरी बीवी नहीं है। वक्त चलता रहा और अचानक से एक दिन लाजवंती के बारे में खबर मिलती है और ये जाकर देखता है तो लाजवंती पहले से ज़्यादा गोरा हो चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी, और बदन भी फूल चुका था, सलवार जब्बर में थी शायद। तो ये उसको देख के खुश होने के बजाय थोड़ा और दुखी होता है, और उसको अब घर में एक देवी की तरह ट्रीट करना शुरू करता है। जबकि लाजवंती को ये पसंद नहीं था, वो अपने घर वापस आई थी। वो सफ़ेद नहीं, सफ़ेद होती है इसलिए नहीं कि वो गोरी हो चुकी होती है, जो उसके हस्बैंड को लगता है कि शायद उसको जो वहाँ ले गया था बहुत ज़्यादा खाना पीना दे रहा होगा तो वो फूल गई है, खा पी के सेहतयाब हुई है, और बड़े अच्छे से रखता होगा तो वो गोरी हो गई है। नहीं, उसको खाना नहीं देता था, इसलिए उसके बदन में खून कम हो गया था और उसका रंग ढल गया था, या इस तरह कुछ मामला हुआ था। और खाना कम होने की वजह से वो पानी पीती थी ज़्यादा और मारता बहुत था, जिसकी वजह से बदन सूज गया था। मगर इसके ख्याल में क्या आया, उल्टा, और उसको देवी की तरह बना के रखने लगा। जबकि लाजवंती चाह रही थी कि हम देवी नहीं बने, हमको देवी नहीं चाहिए, हमको अपना शौहर वापस चाहिए। तोबा टेक सिंह भी उसी वक्त का किस्सा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो एक पागल खाने का भी पार्टीशन होना है, जिसमें एक पागल का ठिकाना था जिसका घर था तोबा टेक सिंह। उसको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया का है। एक अच्छी कहानी है उसका, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो 10-12 मिनट की कहानी है। जिया मोहिउद्दीन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़कर सुनाया है। फिर इंडिया पाकिस्तान का किस्सा उसमें जोड़िए ना, आपको जो मालूम है, क्या मुश्किल है उसमें। तो मार्क्स उठाने के लिए अगर आप रट्टा मारेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रट्टा नहीं मारना है, मार्क्स उठाने के लिए बस आपको सिर्फ लिखना है और थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप उन हालात को जोड़ पाते हैं आपको लिखना बड़ा आसान होगा। मैंने ऐसे ही लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब लिखा है तब तक मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। पास नहीं कर पाया वो वक्त की बात थी, लेकिन मेरा लिखने का तरीका यही था। आरटीआई कर रखा हूँ, मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग एग्जाम्स में मैंने कैसे अलग अलग लिखा है। क्योंकि रटा हुआ तो कुछ है नहीं, बस कहानी, एक कॉन्सेप्ट पता है तो अपने हिसाब से सजाते चलते रहो, लिखते रहो।
उम्मीद करता हूँ आप भी इस पर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। आपको जो भी अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है वो तो ज़रूर वीडियो में डालिए, अगर वीडियो लंबा हो जाए। चलिए, गुड लक।